तो अभी आप देखो गाइस, अगर मुझे एक लेसन है अर्नब की बुक में और उस लेसन का आइडिया मुझे बच्चे को देना है, तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे गाइस, लेसन इतना ज़्यादा बड़ा होता है, बच्चा अगर रीडिंग कर भी लेता है तो भी पूरा लेसन रीड करने के बाद भी उसके माइंड में प्रॉपर जो आइडिया है लेसन का वो नहीं रहता है, बहुत मुश्किल है, भूल जाते हैं बच्चे। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि उस लेसन में जो कैरेक्टर हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं उस लेसन में, वो आप लिख लो। तो इस टेक्निक को हम लोग एक्चुअली बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो उसमें आप क्या करो, कैरेक्टर लिख लो। तो इस लेसन में कौन कौन से कैरेक्टर थे? एक मैन था, एक हॉर्स था, एक पप्पी था और एक चाइल्ड था। तो फिर जब आप कैरेक्टर लिख रहे हो उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो मैन क्या खाएगा? मैन ब्रेड खाएगा। हॉर्स क्या खाता है? हे, सूखा घास खाता है। आप चाहो तो बच्चे को, बुक्स में पिक्चर्स भी होते हैं, जो स्कूल की बुक होती है उसमें पिक्चर्स भी होते हैं, तो आप चाहो तो पिक्चर भी दिखा सकते हो। यहाँ से आप बच्चे को एक नॉलेज भी दे सकते हो कि हॉर्स जो है वो हे खाता है, मीन्स सूखा घास खाता है, मैन जो है वो ब्रेड खाएगा। और अब देखो यहाँ से ये सब हमने लिख लिया। अब हम बोलेंगे बच्चे को कि जो मैन था वो कहाँ जा रहा था। जो मैन है वो विलेज में जा रहा था, जो हॉर्स है वो भी विलेज में जा रहा था, इसलिए मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया है एक्चुअली। तो और जो पपी था वो कहाँ जा रहा था? पपी हिल पे जा रहा था। तो हिल पे जा रहा था रोल एंड प्ले करने के लिए। हिल पे क्यों जा रहा था? खेलने के लिए जा रहा था। तो यहाँ से बच्चे को एक थोड़ा सा आइडिया होगा। अभी जो लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं वो उस के ऊपर चलते हैं। तो लेसन में क्वेश्चन आंसर था कि जो मैन है, वेयर वॉज द मैन गोइंग। तो मैन कहाँ जा रहा था? द मैन वॉज गोइंग टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। तो यहाँ से टाइम ज़रूर लगेगा, ये भी मैं आगे आपको बताती हूँ कि उनको याद कैसे करवाना है, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ का आइडिया देख लीजिए। और वेयर वॉज द हॉर्स गोइंग, हॉर्स कहाँ जा रहा था? द हॉर्स वॉज गोइंग टू द विलेज टू गेट सम हे। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि वाई डिड नॉट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स, कि जो चाइल्ड है वो हॉर्स के साथ क्यों नहीं गया। तो यहाँ से आप समझा सकते हो कि चाइल्ड को, जो बच्चा है उसको कहाँ जाना था? उसको जाना था रोल एंड प्ले करने के लिए, खेलने के लिए जाना था। तो हॉर्स खेलने के लिए नहीं जा रहा था, हॉर्स तो घास लाने जा रहा था विलेज में। तो यहाँ से भी एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा बच्चे को। फिर यह है कि फिर क्वेश्चन था कि चाइल्ड पपी के साथ क्यों गया। तो फिर यहाँ से आइडिया जाता है कि फिर यहाँ से आप बच्चे को बता सकते हो कि चाइल्ड जो है वो पप्पी के साथ क्यों गया, क्योंकि चाइल्ड को खेलना था। बच्चा है, बच्चे तो खेलते हैं, तो क्योंकि पप्पी खेलने के लिए जा रहा था हिल्स पे, इसलिए जो चाइल्ड है वो पप्पी के साथ गया। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि पूरा चैप्टर जो है एक छोटी सी पिक्चर में मैंने उसको पूरा मतलब पैक कर दिया है। तो ये चीज़ें बच्चे को याद रखना इजी है, रादर देन कि उसको पूरा चैप्टर याद रहे। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत काम में आती है। मैं जब क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ तब भी मैं यहीं से ये फ्लो चार्ट में अर्नब को बना के देती हूँ। फिर अर्नब जो है वो यहाँ से ही याद करने की कोशिश करता है। द मैन वाज गोइंग टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। तो ये आइडिया मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दिया था, उसका बच्चा भी स्पेशल है, तो वहाँ से ये चीज़ मेरे लिए भी वर्क की। अगर हमारे बच्चों के लिए वर्क कर रही है तो आपके बच्चों के लिए भी ज़रूर करेगी। तो इस फ्लो चार्ट को आप अपने हिसाब से अपने बच्चे को समझा सकते हो। यहाँ पे आप रिलेटेड पिक्चर्स बच्चे के सामने रख सकते हो। तो यहाँ से कहीं ना कहीं बच्चे को थोड़ा आइडिया चला जाएगा, पूरे चैप्टर का आइडिया चला जाएगा कि चैप्टर में एक्चुअली है क्या। तो अभी मैं थोड़े से आपको और टिप्स देती हूँ, एक सेकंड। तो अभी आप गाइस देख रहे थे, आप जैसे कि आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि क्वेश्चन आंसर और लेसन का आइडिया हम लोग अपने स्पेशल बच्चों को कैसे दे सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे इजी कुछ और हो सकता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अब आता है कि उनका जो इन क्वेश्चन आंसर को ओरली लर्न कैसे कर सकते हैं हम लोग और ईजी कैसे बना सकते हैं।
तो लाइक नॉर्मल किड्स ऐसा नहीं करना है आपको कि जब एग्ज़ाम आते हैं तो उससे 1-2 महीने आप प्रेपरेशन करना शुरू कर रहे हो। नो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इनमें से काफ़ी वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको दिमाग, ब्रेन की जो मेमोरी है उसमें फीड होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बच्चे पहली बार सुन रहे होते हैं, बोलने में भी इनको थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप क्या करोगे, जब स्टार्टिंग में ही, सेशन के स्टार्टिंग में ही जब टीचर जो है वो लेसन पढ़ाता है, उसी टाइम से आपको ये जो है वो स्टार्ट कर देना है बच्चे को याद करवाना। तो जैसे ही टीचर आपको क्वेश्चन आंसर लिखवा देता है तो हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या करती हूँ पर्सनली, यहाँ ये जो मैंने आपको बोर्ड पे फ्लो चार्ट बताया, ये तो एक आइडिया देने के लिए है जो और हेल्प करेगा कि बच्चे की मेमोरी में ये चीज़ें रहेंगी कि चैप्टर में क्या था। अब क्वेश्चन आंसर हम लोग कैसे याद करेंगे, तो ये तो स्टार्टिंग में आपको स्टार्ट कर देना है। अब मैं देख रही हूँ कि 5-6 चैप्टर उसको आने वाले हैं इंग्लिश के एग्ज़ाम में। तो मैंने क्या किया था गाइस कि जैसे जैसे टीचर क्वेश्चन आंसर हर चैप्टर के लिखवाता जाता है तो मैं एक छोटी सी बुक अलग से रखती हूँ, उसमें मैं खुद उन क्वेश्चन आंसर को एक जगह पे लिख देती हूँ। तो लगभग 30 से 32 क्वेश्चन ये थे 6 चैप्टर में, तो ये मैं एक जगह पे लिख देती हूँ। फिर क्या होता है कि अर्नब हर रोज़ डेली जस्ट उसको रीड करना है, मतलब सेशन के स्टार्टिंग से, अभी नहीं, अभी एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं, सेशन के स्टार्टिंग से उसके ऊपर मैं कोई स्ट्रेस नहीं डालती हूँ। वो जस्ट उसको रीड करते रहता है डेली, उसको बस रीड करना है। रीड करते करते 4-5 महीने के बाद वो वर्ड्स जो वो इतने ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं, बोलने में इतने ज़्यादा ईजी हो जाते हैं कि याद करना डिफ़िकल्ट नहीं होता है उसको। और ये फ्लो चार्ट भी मैं साथ में बना के रखती हूँ, तो इमीडिएटली उसको वो रिमाइंड हो जाता है कि इस लेसन में क्या है, इस लेसन में क्या है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि उसकी जो मेमोरी है वो भी स्ट्रॉन्ग हो रही है। प्लस जो आप लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि स्कूल बुक्स से ज़्यादा अच्छा कुछ भी होगा बच्चे को जो डेली लाइफ है या हमारा जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, उसका नॉलेज देने के लिए। यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि न अगर सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को ही छोड़ दिया जाए तो भी लैंग्वेज के हिसाब से भी ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो स्कूलिंग को, एक्चुअली एकेडमिक को हम सिर्फ इस लेवल से क्यों देखते हैं कि हाँ जस्ट मार्क्स गेन करने हैं, या ऑटिस्टिक बच्चों के केस में कई बार एकेडमिक को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, एक चीज़ मैं मानती हूँ कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि जब भी हम इन बच्चों पे स्ट्रेस करते हैं उल्टा बिहेवियरल इश्यूज़ देखने को मिलते हैं और कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। लेकिन अब मैं मानती हूँ कि अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से आप चलते हो, एक प्लानिंग के साथ आप चलते हो, तो इन बच्चों के लिए भी एकेडमिक मुश्किल नहीं होता है। अर्नब ने भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाया यहाँ तक पहुँचने में। आप देख लो कि प्री प्रेप में अर्नब कुछ नहीं लिख के आता था, ऑल्दो कि उसको अल्फ़ाबेट्स उस टाइम पे आते थे, राइमिंग वर्ड्स आते थे, तब भी अर्नब ना तो प्रेप में उसने लिखा, ना प्री प्रेप में उसने लिखा, ना फर्स्ट में उसने लिखा। तो ये 3rd स्टैंडर्ड में आके अर्नब ने रीडिंग स्टार्ट किया, और रीडिंग के जैसे ही अर्नब का रीडिंग अच्छा हुआ तो अर्नब का राइटिंग पार्ट भी अच्छा हो गया। क्योंकि पहले क्या होता था गाइस, जब भी अर्नब ब्लैक बोर्ड से लिखने की कोशिश करता था तो वो कैसे लिखता था, लाइक मैंगो इज़ ए फ्रूट उसको लिखना है तो वो पहले पढ़ता था एम, फिर पढ़ता था ए, फिर एन पढ़ रहा है तो एन लिखेगा, जी, ऐसे ऐसे करते करते वो कब कंफ्यूज हो जाता था कुछ पता नहीं लगता था, वो भूल ही जाता था कि मैं कौन सा वर्ड लिख रहा हूँ। तो जब भी मुझे उसको होमवर्क कराना होता था तो मैं ही उसको रीड करती थी, एक वर्ड मैं भी वैसे ही रीड करती थी। गलती से अगर मेरे मुंह से 2 वर्ड निकल रहे हैं, अगर मैं बोल रही हूँ एम ए, तो वो एम ही लिखेगा, नेक्स्ट भूल जाएगा। ये हालत थी 2nd तक। तो 3rd में आके मैंने उसकी रीडिंग पे बहुत अच्छा काम किया गाइस। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले कि हम लोग रीडिंग को कैसे इजी बना सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्प होगी। उसी टेक्निक से एटलीस्ट फाइनली अर्नब जो है वो रीडिंग सीख गया। तो अभी जब अर्नब लिखता है तो वो प्रॉपर वर्ड रीड करता है, मैंगो तो फिर लिखता है MANGO मैंगो, फिर बोलता है इज़। तो लाइक जब बच्चा रीडिंग करना सीख जाता है तो वो पूरा एक वर्ड रीड करता है, तो वो भूलने के चांसेस बहुत कम होते हैं और कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है और राइटिंग और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। और यही वजह है कि अर्नब ने फर्स्ट टाइम 3rd स्टैंडर्ड में आके मेरे बिना 3rd पर्सन के पास एग्ज़ाम लिखा, और लिखा ही नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया उसने अपना 100% दिया। इवन हिंदी के एग्ज़ाम में, लाइक गाइस नॉर्मल बच्चों के लिए लिखना मुश्किल था, इस बार हिंदी का एग्ज़ाम भी वो बहुत अच्छा करके आया कल।
तो मुझे लगता है यहीं से मैं मोटिवेट हुई कि ये जर्नी भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। आप लोग जो डिमोटिवेट होते हैं, फर्स्ट तक बच्चा कुछ नहीं लिख रहा है, सेकंड तक कुछ नहीं लिख रहा है, तो गाइज मेरे साथ भी सेम हुआ, बट मैंने एफर्ट्स कंटिन्यूस रखे। मैं उसी डेडिकेशन के साथ उसका जो सिलेबस है एकेडमिक को कैरी ऑन करती रही, जैसा कि नॉर्मल बच्चों के साथ आप लोग करते हो। मैंने स्टॉप नहीं किया। तो फाइनली आप देख रहे हो कि 6 to 7 ईयर्स के बाद अर्नब में मुझे ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अभी लास्ट 1 मंथ पहले मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे, तो ऑनलाइन क्लास चला था, तो मैं अर्नब जो था वो पूरा ध्यान था उसका लिखने में। वीडियो भी मैंने आपको डाला था और वो नोट कर रहा था कि टीचर क्या लिख रहे हैं, और वो ढूंढ पा रहा था कि बुक में कहाँ जैसे मुझे लिखना है। तो मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि क्या ये चीज़ आपने कभी एक्सपेक्ट की थी कि अर्नब इस लेवल पे पहुँचेगा? तो सही में उन्होंने बोला कि हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अर्नब इस लेवल पे पहुँचेगा। तो कंटिन्यूअस एफर्ट बहुत ज़रूरी है, प्लस एक जो फिक्स प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को कैसे सिखा रहे हो, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ का। तो अब आते हैं गाइस क्वेश्चन आंसर के ऊपर। तो मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग से आप लोग स्टार्ट करोगे और सारे क्वेश्चन आंसर आप एक जगह पे लिख लो। इवन क्वेश्चन आंसर ही नहीं, जो मैथमेटिक्स से जैसे टेबल होते हैं या कुछ और चीज़ आप बच्चे को याद करवाना चाहते हो ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप क्या करो, उसको अलग से एक बुक में खुद लिख दो और डेली बच्चे को जस्ट रीड करने के लिए बोलना है, उसको याद करने के लिए नहीं बोलना है। अगर आप याद करने के लिए बोलोगे तो स्टार्टिंग में वो स्ट्रेस में जाएगा और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एग्ज़ाम आने तक, एग्ज़ाम के 1-2 महीने तक जस्ट उनको रीड करने दो, ओनली रीड करने दो। रीड कर करके सब इजी हो जाता है। तो अभी देखते हो आप, आज मैंने जो वीडियो डाला था पिछले कल, कितने इजीली आंसर वो 2-3 लाइंस के वो कैसे बोल पा रहा है। बोलता ही नहीं है, वो बार बार पढ़ पढ़ के उसकी जो स्पेलिंग्स है ना वो भी उसको अपने आप याद हो जाती हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हो ना मुझे स्ट्रेस आ रहा है ना उसे स्ट्रेस आ रहा है और स्मूथली सब कुछ चल रहा है। बिलीव मी, बहुत ईजी होता है इस मेथड से चलना, आपको भी टेंशन नहीं आता है। और फिर क्या होता है ना, अभी अर्नब को हैबिट हो चुकी है, वो फ्री टाइम में कभी मुझे खुद बोलता है, कभी मुझे खुद बोलना पड़ता था उसको कि जाओ ये बैठो और रीड करो, या मैं अपने सामने, स्टार्टिंग में मैंने अपने सामने रीड करना सिखाया, फिर मैं बोलती थी कि जाओ रीड करो। अभी उसको मज़ा आता है ये सब कुछ फ्री टाइम में पढ़ने का। खुद ही टेबल लेता है, टेबल का भी चार्ट बनाया है मैंने, 1 से लेकर 10 तक जो टेबल होते हैं, तो टेबल भी उसको ओरली पूरे याद ऐसे ही हुए। दिन में वो 1-2 बार रिपीट कर देता है, क्वेश्चन आंसर भी रिपीट कर देता था, हिंदी का भी मैं ऐसे ही करती थी। और एग्ज़ाम क्लियर करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ लेंथी क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मैचिंग होती है, स्पेलिंग्स, करेक्ट स्पेलिंग्स जो है करना होता है, सर्कल वगैरह करना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो एग्ज़ाम क्लियर करना अब मुझे लग रहा है कि मुश्किल नहीं है, हम लोग कर पाएंगे। अब मुझे थोड़ा हिम्मत आ रही है कि हम कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक बार नोटिस करो कि पहले उसने क्यों नहीं लिखा गाइज, पहले वो कॉन्फिडेंट नहीं था, रीडिंग नहीं आती थी, तो कॉन्फिडेंट नहीं था, तो शायद इसलिए वो लिख नहीं पाता था। लेकिन इस बार अर्नब का जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल था वो बहुत हाई था, और मैंने भी उसको बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं रखा, और इसी वजह से वो बिना किसी प्रॉब्लम के HM मैडम के पास लिख पा रहा है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत अच्छी बात है कि नए स्कूल में जाने वाला है, और नए स्कूल में जाकर उसने फर्स्ट टाइम ही चलो कुछ तो अच्छा रिस्पांस कर दिया। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और आने वाले कुछ वीडियो में एजुकेशन के ऊपर ही डालूंगी, जो मैथमेटिक्स का जो प्लस है, डबल डिजिट या मल्टीपल डिजिट के जो प्लस माइनस है, या मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, वो मैं कैसे कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अर्नब एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका IQ लेवल मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल है, अंडरस्टैंडिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसमें। उसके बाद भी अगर ये कर पा रहा है, अगर अर्नब कर पा रहा है, तो मुझे लगता है आपके बच्चे भी ज़रूर करेंगे। यहाँ से ही एक्चुअली मैं मोटिवेट होती हूँ कि अर्नब किस लेवल पे था गाइस, उस लेवल पे जहाँ पे 3-4 साल उसने कुछ लिखा ही नहीं स्कूल में जाके। तो एफर्ट्स आप कंटिन्यूस रखिए, दूसरी चीज़ स्ट्रेस मत दीजिए, और एक प्लानिंग कीजिए कि मुझे कैसे चलना है, और स्टार्टिंग से सब करवाना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हो कि एकेडमिक अच्छा होना बच्चे का, तो आप ऐसा मत सोचो कि नॉर्मल किड्स की तरह जस्ट जब एग्ज़ाम आ रहे हैं तब आप प्रेपरेशन करवाने बैठ रहे हो। नहीं, स्टार्टिंग से आपको चलना है। अब ये 15 दिन की छुट्टियां होंगी, तो उसमें मैं 4th की टेक्स्ट बुक लेके आऊँगी, और उसको कुछ नहीं करना है, डेली जस्ट
एक पैराग्राफ रीड करना है, एक लिखना है, एक पैराग्राफ रीड करना है, लिखना है हिंदी और इंग्लिश का, और मैथमेटिक्स के डेली बस 4-5 क्वेश्चन करने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का, ताकि जब वो 4th क्लास में जाए तो वो रेडी हो एटलीस्ट रीड करने के लिए और राइट करने के लिए। तो इस चीज़ में मैं कोई ढील नहीं छोड़ती हूँ, मैं कंटिन्यूस रखती हूँ और ये भी पूरा ध्यान रखती हूँ कि उसके ऊपर मैं कुछ भी उसे फोर्स ना करूँ, उसे स्ट्रेस ना दूँ। और ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि गाइस पहले शायद मैं उसे स्ट्रेस देती थी, प्री प्रेप में, मतलब जिस तरह से मैं डिसअपॉइंट होती थी तो मैं शायद थोड़ा उसको स्ट्रेस दे देती थी, जिसकी वजह से ना उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता था। और ये चीज़ मैं बहुत लेट समझी, ये 3rd स्टैंडर्ड में आके मैं ये चीज़ लेट समझी कि उसको स्ट्रेस की वजह से उसका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। तो जैसे ही अब मैं उसको बिना किसी स्ट्रेस के पढ़ा रही हूँ, उसका कॉन्फिडेंस भी हाई हो रहा है और वो मतलब अच्छा जो है बोलते हैं कि अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।